सो लेट मी स्टार्ट टुडेज लेक्चर बच्चों। जैसा कि हमने पिछली बार एल्केन्स की प्रिपरेशन शुरू की थी, आज हम करेंगे बेटा सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन। सो विल बी डीलिंग अबाउट डी कार्बोक्सिलेशंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डी कार्बोक्सिलेशन? नाम क्लियर कर रहा है अपने आप को, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल। ऑब्वियसली बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज टू बी रिमूव्ड, तो कम से कम कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड तो होनी चाहिए ना। अगर किसी कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है तो उसके अंदर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये नहीं होगा तो क्या उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन हो सकती है? इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन जो है किसी भी जगह पे पॉसिबल है तो सिर्फ कहां पे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट कहां पे है? कार्बोक्सिलिक एसिड में है। तो अगर मान लो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो है RCOOH, and say I remove carbon dioxide out of it. So what happens after this carbon dioxide? We get RH, alkanes are formed and carbon dioxide is given off. ठीक है बेटा? This reaction can be done on a strong heating to that of carboxylic acids. But the problem is this: whenever carboxylic acids are very strongly heated, carbon dioxide is removed, but because of strong heating it decomposes. तो कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं रहता इसमें। वाटर भी निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है, मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं रहता, और दूसरी तरफ थोड़ा सा एक्सप्लोसिव भी होता है। तो हमें इसको डायरेक्ट हीटिंग से बिल्कुल नहीं करना है, हमें इसके लिए कुछ वे आउट्स निकालने हैं। तो हमारे पास दो वे आउट्स हैं बच्चों यहां पर। ठीक, एक हमने किया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहली बात आई कि व्हाट डू यू मीन बाय सोडा लाइम? सोडा लाइम क्या होता है बेटा? सोडा लाइम होता है जैसे मान लो अगर आपने ऐसा किया कि CH3COOH ले लिया और इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH and CaO. This is called as soda lime. NaOH is soda and CaO is lime. So this is called as soda lime. और इसकी अपनी रेशो जो होती है वो 3:1 होती है। 3 part of NaOH and 1 part of CaO. ये सोडा लाइम है। और जब हम इसको यूज करते हैं यहां से हमारे पास क्या निकलेगा? यू विल बी हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ, और एक कार्बन कम के साथ एल्केन बन जाएगा। जैसे यहां पे 2 कार्बन थे, अभी एक कार्बन का क्या बनेगा? एल्केन, दैट इज मीथेन। सो दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अभी इसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर। ठीक, अब दूसरी बात जो हमारे पास आती है बेटा, दूसरी तरह की डीकार्बोक्सिलेशन जिसको हम कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, ये दूसरी तरह की होती है। इसमें अगर देखा जाए तो मान लो पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब करंट और लिसिस मतलब तोड़ना, यानी करंट डाल करके तोड़ना। यानी जब हम पास करेंगे करंट और इसकी डिसोसिएशन होगी, उसको डीकार्बोक्सिलेशन मतलब से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो उसको हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की जगह कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल फॉर यू पीपल, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मेरे पास RCOOH है। ठीक, और मैंने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, यानी करंट डाल के तोड़ा। डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड लेटर। तो ये R और R आपस में जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ। ये वाला R और ये वाला R आपस में जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ विद अदर नंबर ऑफ थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बेसिकली R से R जुड़ जाता है, यानी यहां पे इस पार्ट की डाइमेराइजेशन हो जाती है।
इस पार्ट की डाइमेराइजेशन हो जाती है, ठीक। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ, वो अभी डिटेल पढ़ते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन के, ईदर वी हैव सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और वी हैव कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इन डिटेल, ठीक। तो पहला काम हमारे पास आएगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा विद मैकेनिज्म एंड ऑल, ठीक। अभी सोडा लाइम जो है, सोडा लाइम मैंने कहा कि NaOH एंड CaO का मिक्सचर होता है इन द रेशो 3:1। हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया पुत्र, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, प्लीज सी है, कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो आप ले लेते हैं से RC डबल बॉन्ड OOH, this is the carboxylic acid and this is a base, isn't it? This is an acid, this is a base. So first reaction is acid base reaction. तो हमारे पास सबसे पहले जो NaOH ऊपर होता है बेटे जी, ठीक है जी, वो क्या करता है, वो इसको सॉल्ट में चेंज कर देता है, क्योंकि दिस विल बी एसिड गिविंग अस H and this will be base giving us OH and thus we'll be having RC डबल बॉन्ड ONA, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। गॉट इट और नॉट? अब बेटे ये जो आपका सोडियम सॉल्ट बना है, ये जो आपका सोडियम सॉल्ट बना है RCOO नेगेटिव, ऑब्वियसली साथ में क्या बना होगा बेटा यहां पर, वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्ट विल ऑलवेज डिसोशिएट, है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट को लेंगे विद NaOH। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट ले लिया RCOONA और साथ में लिया सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम समझ गए अब आप, ऊपर लिखा है NaOH एंड CaO। इसकी रेशो होती है 4:1। क्या रेशो होती है, 4:1। बात समझ में आ गई? 4 पार्ट्स एसिड ले लिया, 1 पार्ट ये ले लिया, क्लियर, समझ में आ गई बात? उल्टा लिख दिया मैंने, रादर 1 पार्ट दिस एंड 4 पार्ट दिस, है ना। 4:1 की रेशियो में हम इसको यूज करते हैं, क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो RC डबल बॉन्ड O और यहां पे O नेगेटिव Na1 पॉजिटिव है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर will break up into RC double bond O negative and Na1 positive. ठीक है बच्चों? Now we are starting with mechanism of this, कि कैसे ये रिएक्शन होता होगा. So we'll be discussing mechanism of this reaction. Mechanism of this reaction, how this happens. अब ये अनायन तो बन गया हमारे पास बेटे, ठीक। अनायन बनने के बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बेटा यहां पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहां पे भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड पोर्शन हुआ कि नहीं? नाउ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड, और हमारे पास मीडियम कौन सा है, मीडियम कौन सा है फटाफट बोलो, बेसिक NaOH, दिस इज द मीडियम वी हैव। तो होगा क्या कि जैसे इसने यहां इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को NaOH एब्जॉर्ब कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय NaOH और यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर। समझ में आई मेरी बात? अब हमारे पास यहां पे बन जाएगा बेटे R नेगेटिव। क्या बनेगा? R नेगेटिव, क्योंकि R को इलेक्ट्रॉन मिले, जब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां तो यहां के यहां R नेगेटिव, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पोर्शन था दैट वाज एब्जॉर्ब्ड बाय NaOH। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद NaOH? कार्बन डाइऑक्साइड विद NaOH, हम इसको 2 बार लिख देते हैं ऐसे,
तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना सा करना होता है, ये निकालो बाहर और वाटर निकालो अलग से बाहर। तो एक बन गया हमारे पास Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। और साथ में बाहर क्या निकला बेटे? वाटर। बोलो निकला कि नहीं निकला? इज इट क्लियर और नॉट? अब यहां पे ये जो रिएक्शन है, इट इज मूविंग थ्रू कार्बो अनायन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि हमारी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मूव्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बो अनायन। क्योंकि आगे जब मैं तुमसे पूछूंगा कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, या किसकी स्पीड ज्यादा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बो अनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है। गॉट इट और नॉट? तो बेटा यहां कार्बो अनायन बना। अब ये जो कार्बो अनायन है, वहां से वाटर निकला था, वाटर से क्या लेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है तो वाटर से क्या लेगा? पॉजिटिव। वाटर से क्या लेगा? पॉजिटिव। वाटर का पॉजिटिव बोलो, H पॉजिटिव। तो यहां पे बन जाएगा RH एल्केन, और प्लस बाहर क्या निकला बेटा यहां पर? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव विल बी गिवन ऑफ। समझ में आ गई बात? तो रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आता है कि नहीं? क्या दोबारा से देख लो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, सो दिस बिकम्स अनायन and this becomes carbon dioxide, and carbon dioxide is absorbed by NaOH to form its salt, that is sodium carbonate and water. Acid base gives salt and water ना। तो एसिड यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बेस NaOH, सॉल्ट क्या बना? Na2CO3 और साथ में वाटर, और यहां बना कार्बो अनायन। सो रिएक्शन इज मूविंग थ्रू कार्बो अनायन। गॉट इट और नॉट? और वो कार्बन आयन आगे वाटर से पॉजिटिव पार्ट निकाल के एल्केन में चेंज हो जाएगा एंड OH इज गिवन ऑफ। यानी एक कार्बन कम के साथ हमारा क्या बन गया? एक कार्बन कम के साथ हमारे पास एल्केन बन गया विद 1 कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ पेरेंट। जैसे मान लो अगर कल को मैंने तुम्हें ऐसे लिख के दे दिया, ये एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, बोला जी ऐसा करो कि आप ये बताओ कि अगर मेरे पास CH3COOH होता और मैंने इस पे सोडा लाइम डाल दिया होता, NaOH एंड CaO, रेशियो इज ऑलरेडी टोल्ड टू यू। ठीक, आपका प्रोडक्ट क्या बनता जब हम इसको हीट करते? मैंने कहा कि एक कार्बन कम करना, यानी यहां का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देना और प्रोडक्ट बना देना। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH4, एक कार्बन कम के साथ, और साथ में बाहर क्या आया? सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। क्या आया? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 एंड वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। वो आगे बताता हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मेरे पास है CH3 CH2 COOH और मैंने इस पे सोडा लाइम डाला, अभी बोलो बेटे प्रोडक्ट क्या होगा? यस, टेल मी द प्रोडक्ट क्विकली, जल्दी बोलो जल्दी। बेटा सिंपल सी बात, आपने सिर्फ इसको राउंड ऑफ करना है और बाहर निकाल देना है। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर इज CH3 इथेन। क्या बनेगा? इथेन। तो एक कार्बन कम करके आपने ये बनाना है। आपने मैकेनिज्म समझ लिया। मैकेनिज्म इज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अनायन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सी, अगर कल को ये क्वेश्चन कंपटीशन में तुमसे पूछा जाता है, which of the following can be decarboxylated most readily, ठीक। तो देखो बेटे, हमारे पास इसमें ए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया CH3 CHNO2 CH2 COOH, ये पहला दिया है। दूसरा हमें दिया CH3 CHCl
CH2COOH, सी ऑप्शन हमें दे दिया गया CH3, सी यहां पे CH3, CH2COOH, और बेटे डी ऑप्शन हमें दे दिया गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2COOH. Now, how to see this sort of a question? अगर आपसे ये पूछा कि इसमें कौन सबसे आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होगा, याद रखना रिएक्शन मूव्स थ्रू कार्बो अनायन ना। तो आपने क्या करना है, इस पार्ट को निकाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट को निकाल के कार्बो अनायन बनाना है। तो इसका जो इंटरमीडिएट बना, वो क्या बना बच्चे, CH3, CHNO2 और यहां पर CH2 नेगेटिव। क्लियर जी? अगर मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूं, इसका इंटरमीडिएट बनाता हूं, क्या बनेगा, CH3, CHCl, CH2 नेगेटिव। ठीक, अगर मैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूं तो यहां से क्या बनेगा, CH3, CH3, CH2 नेगेटिव। और बेटे अगर मैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव। देखो बेटे, ये अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन होगी। और अनायन कब स्टेबल होते हैं, जब उस पे विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं। अनायन कब स्टेबल होते हैं, जब उस पे विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, है ना भाई। अनायन नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल, जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आप ये देखोगे कि यहां पे जो हमारे पास बेटे ये नाइट्रो है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है कि नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। क्यों जी, इस वजह से ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो इसके माइनस आई की वजह से काफी स्टेबल अनायन ये है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन का भी कैसा होता है, माइनस आई होता है, और ये थोड़ा मॉडरेट होता है। कैसा होता है, मॉडरेट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता हैलोजेंस का। तो बेटा क्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये यहां इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अनायन थोड़ा सा क्या बनेगा, स्टेबलाइज्ड। तो ये भी बनना आसान है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, दैट इज रिलीजिंग है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये आगे देगा। तो बेटा अनायन विल बी अनस्टेबल, अनायन विल बी अनस्टेबल। गॉट इट और नॉट, है ना भाई। क्योंकि जब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऊपर से इसको इलेक्ट्रॉन और दे दिए जाए तो इलेक्ट्रॉन की उल्टियां करेगा कि नहीं, सो दैट विल बी वेरी मच अनस्टेबल। पर यहां एक खास बात देखिएगा, यहां पे यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, रिजोनेंस हो गई कि नहीं, एंड रिजोनेंस मेक्स थिंग वेरी मच स्टेबल। बोलो क्लियर। तो रिजोनेंस मेक्स थिंग वेरी मच स्टेबल। तो इसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हुआ ड्यू टू रिजोनेंस। इसलिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखते तो आंसर क्या आता, डी। आंसर क्या आता, डी। मोस्ट रेडिली कौन हमारे पास यहां डीकार्बोक्सिलेट होता, जिसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता, और इसका अनायन रिजोनेंस स्टेबलाइज था, तो इस वजह से इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा। मान लो इसमें ऑर्डर ही पूछ लिया होता कि इन चारों में से किसका ज्यादा किसका कम, तो बेटा सबसे पहले तो क्या आ जाता, डी। उसके बाद कौन आता, जहां पे सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा, ए के बाद कौन सा आता बेटे, बी, और बी के बाद कौन सा आता, सी। यानी हम यहां पे एक बात कह सकते थे कि विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बीटा कार्बन increases the speed of decarboxylation। बेटा बीटा कार्बन पे जो विड्रॉइंग ग्रुप होगा, अल्फा पे भी कर सकता है, हमें तो अनायन को स्टेबलाइज करना है, पर बीटा कार्बन पे हो तो रिजोनेंस के चांसेस भी हो जाते हैं। ठीक, तो जहां पे अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमने यहां पे देखा दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज
beta carbon. So we had a withdrawing group at the beta carbon, making an ion more stable. Here, this is alpha and this is beta. This is also alpha and this is also beta. And this is alpha, this is beta. And here, beta carbon definitely is withdrawing one, और उसमें resonance भी है. ये जरूरी नहीं बेटा बीटा कार्बन, हमें तो सिर्फ कार्बन आयन की क्या देखनी होती है, स्टेबिलिटी. क्लियर? यानी जहां विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगेंगे उतना आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, और रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन की ईज कम हो जाएगी. बोलो मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एवरीबडी इज क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? एक क्वेश्चन देके जान लो कि तुम्हें आया कि नहीं आया. हाँ जी, क्वेश्चन दे रहा हूं. क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डीकार्बोक्सिलेटेड मोस्ट रेडिली. इसका ऑर्डर बनाओ. और मेरे पास कंपाउंड दे दिए गए CCl3 CH2 COOH, दूसरा है CHCl2 CH2 COOH, तीसरा है CH2Cl COOH, रादर CH2 COOH, और चौथा है बेटे CH3 CH2 COOH. चलो इसका ऑर्डर बनाओ डीकार्बोक्सिलेशन का क्विकली. जल्दी जल्दी, शाबाश. ये सामने क्या आंसर आएगा इसका? जस्ट क्या आंसर आएगा भाई? अरे इतने में तो गाड़ी कब की छूट जाएगी यार, क्या लड्डुओं वाली बात कर रहे. मैंने कहा जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना हमारे पास क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा. और यहाँ 3 क्लोरीन है यार, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है. क्लोरीन आर विड्रॉइंग ग्रुप्स और नॉट? So more is the number of withdrawing groups, more will be the stability of carbon ion, more will be the reactivity towards decarboxylation. अरे इसे सिंपल तो मैं क्वेश्चन दे ही नहीं सकता तुम्हें. Got it or not? तो ease of decarboxylation समझ में आई. विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज, और रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, डिक्रीज. बोलो क्लियर? ये तो हो गया कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन. लेकिन एक खास बात है कि आपका इस बार जो पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव होगा. तो सब्जेक्टिव में एक और बात हमें समझनी है. यहां हमने जगह जगह NaOH तो यूज किया, बट CaO तो यूज ही कहीं नहीं हुआ. हुआ क्या कहीं? सो व्हाई वी शुड यूज CaO? NaOH तो चलो जगह जगह यूज हो रहा. पहले उसने इसका सॉल्ट बनाया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्बा, ठीक, तो कई सारा काम किया इसने. बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइम? CaO का क्या फंक्शन है? तो चलिए इसमें हम बात करेंगे कि CaO का क्या फंक्शन है. फंक्शन ऑफ लाइम, फंक्शन ऑफ लाइम इन सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. देखो बेटे, सबसे पहली बात तो यह है कि ये क्या करता है, थोड़ा सा रिएक्शन को डिले कर देता है, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता, थोड़ा रिएक्शन को डिले कर देता है, ताकि maximum of carbon dioxide will be absorbed. ठीक, it checks somewhat the speed of reaction, the speed of reaction by increasing the boiling point, by increasing the boiling point, so that more and more carbon dioxide may be absorbed. So that more carbon dioxide can be absorbed. लेकिन खास बात बेटा, खास बात यह है, ये NaOH को परफेक्टली ड्राई रखता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके. अगर NaOH परफेक्टली ड्राई नहीं होगा ना बेटे, पोरस कंडीशन में नहीं होगा ना बच्चे,
तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। Na और OH में तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्या करता है, इट मेक्स NaOH परफेक्टली ड्राई। परफेक्टली ड्राई कैसे, जो भी वाटर बनता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी वाटर बनता है उसको CaO क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो NaOH परफेक्टली ड्राई और पोरस रहता है। ड्राई और पोरस रहने की वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसलिए दो मेन फंक्शन है इसके, एक तो रिएक्शन को थोड़ा डिले करना बाय इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, और दूसरा काम क्या होता है, इट मेक्स NaOH परफेक्टली ड्राई सो दैट मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड मे बी एब्जॉर्ब एंड रिएक्शन शुड गो टिल द एंड। गॉट इट और नॉट? बेटे समझ में आया? कितनी उंगलियां हैं? नहीं बेटा, 4 उंगलियां 1 अंगूठा है, ठीक। सो एनी हाउ इट मेक्स NaOH परफेक्टली ड्राई, ये फंक्शन है। अब एक मस्त क्वेश्चन बताता हूं, ये ना अपने दोस्तों से पूछने का, पूछना सोडा लाइम का फंक्शन क्या है इस रिएक्शन में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडा लाइम? ठीक, इन सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडा लाइम, व्हाई वी शुड यूज सोडा लाइम? मैं आपको गारंटी से बोलता हूं 99.9% आंसर आपको पता क्या मिलेगा, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना बेटा? बेटा मैंने इस चैप्टर की इस पर्टिकुलर रिएक्शन की शुरुआत में बोला कि हम डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्ट हीटिंग से भी कर सकते थे, पर उससे कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं बनता था, क्योंकि रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता था और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के साथ साथ और भी प्रोडक्ट निकलते जिससे कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं निकलता। बेटा एक्चुअली सोडा लाइम डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ताकि एक्सप्लोजन ना हो and maximum of carbon dioxide can be absorbed and a meaningful product should be there, है ना बेटा? ऐसा ना हो कि आगे वाला हाइड्रोकार्बन पूरा टूट फूट जाए ड्यू टू हीट विच इज रिलीज्ड इन अ रिएक्शन, ठीक। तो उसको चेकआउट करने के लिए हमने रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन किया। तो NaOH और CaO का फंक्शन रिएक्शन को स्पीड अप करना नहीं है बिल्कुल भी, इट एक्चुअली स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, ठीक। तो मैक्सिमम लोग बताएंगे कुछ नहीं इसके बारे में। तो खैर एनी हाउ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन समझ में आती है, कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके डन। सो अब दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बेटा कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, करंट डाल के तोड़ना है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। बेटे सबसे पहली बात, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना बेटा, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये डिसोशिएट नहीं होते आसानी से। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो करंट को कैरी नहीं करेंगे बेटा, जिसे प्योर वाटर करंट को कभी कैरी नहीं करता। आप बोलो सर वाटर से तो करंट लगता है, बेटे वो इम्प्योर वाटर से लगता है। प्योर वाटर तो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का दोस्त, समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि क्या है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है और डिसोशिएट ही नहीं होता। बेटा करंट को कैरी करने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए या फिर आयन फ्री होने चाहिए। अब आयन फ्री होने के लिए कुछ टूटना तो चाहिए ना भाई, तभी आयन बनेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड टूटता ही नहीं है आसानी से, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयन बनेंगे नहीं। आयन बनेंगे नहीं तो करंट कैसे कैरी होगा? अगर करंट कैरी ना हुआ तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी? इसलिए हम यहां पे एसिड ना लेके एसिड का सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? एसिड का सॉल्ट लेते हैं। तो प्लीज अपनी नजरें बोर्ड पे गड़ाए रखना। मैंने यहां पर कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में RCOONA का सॉल्यूशन ले लिया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एसिड हम नहीं ले सकते थे क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उससे करंट की पैसेज नहीं होनी थी या बहुत कम होनी थी, है ना? तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके बहुत थोड़ा सा हमारे पास प्रोडक्ट बनना था, तो हमने उसकी जगह सॉल्ट ले लिया, ठीक है जी, ताकि सॉल्ट इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर salt always breaks up into ions. Now you get ions and you very well know ions are the current carriers.
सो करंट विल फ्लो इजीली नाउ। तो इसलिए बेटा इसमें से करंट जो है आसानी से फ्लो करेगा, ये बन गया आयन। और इसी तरह से वाटर जो है दैट आल्सो डिसोशिएट्स इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दो इट विल ब्रेक अप लेस। इसमें मान लो जैसे एक कोई वेसल में हम क्या किया करते, देखो इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा डिटेल तो आपको +2 में पढ़ाया जाएगा, हाउ इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली डन, व्हाट आर द वेज, कौन सी चीज जाती है, क्या होता है। बट अभी के लिए समझ लेना, एक वेसल ले लिया जाता है दोस्तों, ठीक, इस वेसल में हमने ये पूरा मिक्सचर ले लिया जो हमारे पास था, क्या, सोडियम एसीटेट प्लस दैट ऑफ वाटर। इसमें बेटे एक इलेक्ट्रोड यानी मेटल का स्ट्रिप डाला जाता है और एक और मेटल का स्ट्रिप डाला जाता है बेटा, ठीक है। इस स्ट्रिप को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और इस स्ट्रिप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं। समझ में आई? हालांकि मैं बीच में बैटरी बना सकता था, बट बैटरी बनानी आती है ना, वो बीच में बना सकते हैं आप, ठीक, छोटा वाला डंडा, बड़े वाला डंडा, छोटे वाला डंडा, बड़े वाला डंडा बनाते हैं ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो बना सकते हो। तो मैंने तो सिर्फ इसलिए कि पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को शो करना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है, अदरवाइज इट इज अ बैटरी इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो सॉल्यूशन हमने डाला होता है, इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट एंड दीज मेटल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। तुम +1 के बच्चे हैं इसलिए शायद मुश्किल हो, लेकिन +2 वालों को तो ऐसे ही पता होता है। ये इलेक्ट्रोड्स है एंड दे आर ज्वाइंड विद द मेटल विद द बैटरी टर्मिनल्स। देखो बेटा, जो पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल से जोड़ा, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएंगे, कटायंस की अनायंस? पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे, कटायंस की अनायंस? अनायंस। तो पॉजिटिव की तरफ अनायंस होंगे ना, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हम बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। एनोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिस साइड अनायंस आए। सिंपल। एनोड का हमने एनोड में एन जो लिया वो अनायन से लिया, और जो ओड लिया वो इलेक्ट्रोड से लिया, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस साइड अनायंस आए, एनोड। अब अनायन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक, किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये एनोड। और दूसरा हमारे पास आएगा कैथोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस साइड कटायन जाए, तो नेगेटिव वाला कैथोड और पॉजिटिव वाला एनोड। हमेशा ध्यान में रखना, नेगेटिव वाला क्या होगा? कैथोड। इस केस में नेगेटिव वाला कैथोड जिस साइड कटायन जाए, और पॉजिटिव वाला एनोड जिस साइड अनायन जाएं। ये नाम के हिसाब से हो गया। नाउ किस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है ये थोड़ा समझ लेना यहीं पर, ताकि मैं जब इसको करवाऊं तो समझ में आ जाए। देखो बेटा, अगर मेरा नाम याद रखोगे ना तो सारी जिंदगी याद रहेगा कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, कभी याद ही नहीं रखना पड़ेगा। मेरा नाम जानते हो शॉर्टकट में? यस, माय नेम इज अश्विनी ओहरी, सो यू कैन राइट एज AO। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज अकर एट एनोड। बोलना सर का नाम चेंज नहीं होगा, ठीक, भले ही एनोड पॉजिटिव हो, भले ही एनोड नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सर का नाम तो AO ही रहना है। यानी ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होनी है, चाहे एनोड पॉजिटिव हो चाहे एनोड नेगेटिव हो, चाहे एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो चाहे एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो, चाहे इलेक्ट्रोड आपका ड्यूरा सेल का हो, पैनासोनिक का हो, ड्राई सेल का हो, किसी मर्जी का हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, मेरा नाम चेंज नहीं होने का। तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन तो कैथोड पे क्या? रिडक्शन। Clear? Now, what is oxidation? You very well know that it is loss of electrons. Oxidation क्या होता है? Loss of electrons. और जो रिडक्शन होती है वो क्या होती है? Gain of electrons. तो सी यहां ध्यान दीजिएगा। Now ये हमारे पास ये आयंस हैं, ठीक है। Now at anode, एनोड पे, एनोड यहां पे कैसा है? पॉजिटिव। एनोड पे कुछ आयन आएंगे, कौन से आएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव दो हैं, एक ये और एक ये,
है ना बेटा। देखो बेटे, हमारे पास इसको टूटने के लिए तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि सॉल्ट तो डिसोशिएट हो ही जाता है। लेकिन वाटर बीइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको डिसोशिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यानी OH के बनने के लिए एनर्जी की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है, जबकि इसके लिए एनर्जी की थोड़ी कम जरूरत होती है। इसको आगे जाके +2 में तुम पढ़ोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल। मैं आज क्लियर करूंगा थोड़ा सा डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा। ठीक इस केस में हमारे पास प्रेफरेबली इन दोनों में से, इन दोनों आयन में से ये आएगा। क्यों? इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए होगा, क्योंकि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए होगा। वो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए इसके चार्ज को खत्म करने के लिए, डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? यस, डिस्चार्ज का मतलब चार्ज को खत्म करना। हमारे को यह पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई नेगेटिव चीज इलेक्ट्रॉन देगी तो क्या उसका चार्ज खत्म होगा कि नहीं? होगा ना। ऐसे ही जब कोई पॉजिटिव चीज इलेक्ट्रॉन लेगी तो उसका चार्ज खत्म होगा कि नहीं? तो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे आयंस जो होते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जो आयंस होते हैं ना बेटा, वो डिस्चार्ज होते हैं, उनका चार्ज खत्म होता है। और उसके लिए हमें पोटेंशियल चाहिए होता है, जो हम करंट पास ऑन करवा रहे होते हैं वो चाहिए होता है। ठीक। वाटर बीइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस वजह से वाटर के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, या OH के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, जबकि एसीटेट आयंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल कम चाहिए। समझ में आई मेरी बात बेटा? व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल? पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन ऑन इट्स इलेक्ट्रोड। किसी इलेक्ट्रोड पे एक आयन के डिस्चार्ज होने के लिए, चार्ज को खत्म करने के लिए जो पोटेंशियल या एनर्जी आपको देनी होती है, वो क्या हो गया? डिस्चार्ज पोटेंशियल हो गया। अगर ज्यादा देनी होगी, ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, तो मुश्किल होगा भाई डिस्चार्ज करना, कम पोटेंशियल देना पड़ेगा, जल्दी होगा कि नहीं? तो वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई, टूटेगा ही नहीं। समझ में आई? इस वजह से प्रेफरेबली एनोड पे कौन से आयन आएंगे? ये आयन कार्बोक्सिलेट आयंस, है ना, क्योंकि इसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। बोलो क्लियर है? अब इसका मतलब यहां पे आया बेटा R, यहां पे आ गया RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 6 होते हैं ना। पर अगर ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव लगे तो कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। तो मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 ये बना दिए 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने। अब एनोड पे क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूजा। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लूजा तो इसका चार्ज हो गया खत्म और वो इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। ठीक है जी। अब बताओ, पहले यहां 7 थे, अब कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। 1, ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? दिस इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, इजंट इट? दिस इज ऑल्सो पेयर्ड, दिस वन इज ऑल्सो पेयर्ड, this one is also paired, but this is unpaired odd electron or not? Unpaired odd electron is stable or not? No. तो ये क्या करता है, ये जो कार्बन ने दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए है ना, ये और ये कार्बन ने शेयर किए हुए ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती कि नहीं? तो ऑक्सीजन इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है बेटा, और अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर लेता है। अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच के पेयर अप कर लेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? और उसकी वजह से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं? समझ में आएगा कि नहीं? अब इसकी वजह से हमारे पास यहां क्या बना? इसकी वजह से देखो ध्यान से, हमारे पास बना R फ्री रेडिकल, अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया इसके ऊपर, और इसके पेयर अप होने से यहां क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो प्यारे बच्चों, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ एंड R free radical is formed over here. Clear जी?
ऐसे बड़े सारे आर फ्री रेडिकल बनते होंगे एनोड पे, और ये जो आर फ्री रेडिकल हैं, ठीक, एनोड पे आर फ्री रेडिकल ये आपस में जब भी पालेंगे खूब रोएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन छीन के ले गए, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले गए, तो आपस में जब भी पाके रोएंगे कि नहीं, और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो अगर नेट रिएक्शन देखें, नेट रिएक्शन देखें एनोड वाला, तो यहां 2 आर यूज हो रहे, तो मैं यहां 2 लिख दूं चलेगा, यहां पे भी 2 लिखूं चलेगा, यहां पे भी 2 लिखूं चलेगा, तो यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2, और ये 2 आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, R2R। तो नेट रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे नेट रिएक्शन क्या हो गया, 2RCOO नेगेटिव, गिविंग अस, ये जुड़ के बना R से R, साथ में बने 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स, प्लस साथ में क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन ऑफ। तो एनोड पे एल्केन बना, साथ में बना कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो क्लियर एनोड के रिएक्शंस। ये जो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, सबको समझ में आ रहा है, ओके। अब बात आई कैथोड की। नाउ एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड कैसा है, नेगेटिव। कौन से आएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन से 2 हैं, एक ये और एक ये। भले ही वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उससे H पॉजिटिव बनना मुश्किल था, लेकिन एक बात समझो, H पॉजिटिव एक नॉन मेटल का कटायन है, Na1 पॉजिटिव एक मेटल का कटायन है। फटाफट बताओ, नॉन मेटल ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है कि मेटल, नॉन मेटल। तो H के इलेक्ट्रॉन लेने के चांस ज्यादा होंगे ना, तो रिडक्शन ज्यादा इजी किसकी होगी, नॉन मेटल की, H पॉजिटिव की। इसलिए यहां प्रेफरेबली कौन आएगा, H पॉजिटिव। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, तो अपन 2 H पॉजिटिव बना लेते हैं। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक, और क्या बनाया, H2 हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक, एनोड पे एल्केन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। क्लियर बेटा, मोहरा क्लियर बच्चे। अब मेरे को बताओ, सॉल्यूशन में ऐसी कौन सी चीज है जो यूज नहीं हुई, क्या ये यूज हुआ, क्या ये यूज हुआ, तो बचा क्या सॉल्यूशन में, NaOH, यानी सॉल्यूशन बेसिक की तरफ जाएगी। 10th में pH पढ़े हो, अगर बेस बने तो pH बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है। तो इस रिएक्शन में pH goes on increasing. This question has already been asked. pH goes on increasing. क्यों, NaOH बनता चला जाएगा, तो हमारे पास जो pH होगा it will go on increasing। ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आया आपको मैकेनिज्म। देखो, जो डीकार्बोक्सिलेशन थी वो कार्बन आयंस के थ्रू चल रही है, लेकिन ये किसके थ्रू, फ्री रेडिकल्स के थ्रू। ये किसके थ्रू, फ्री रेडिकल्स के थ्रू, है ना बेटा। अब देखो, जैसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन अनायन के थ्रू थी, तो वहां तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। पर क्या यहां विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, नो। यहां तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, डीस्टेबल करेंगे। यहां तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होगी, उतना फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं, उतना आसानी से बनेगा कि नहीं। तो बेसिकली सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बढ़ती है, लेकिन ये विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से डिक्रीज हो जाएगी भाई। इसमें रिलीजिंग ग्रुप विल बी बेटर ऑप्शन। समझ में आई, उल्टा हो गया। क्यों, दिस रिएक्शन मूव्स थ्रू फ्री रेडिकल्स के थ्रू, जबकि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन वाज मूविंग थ्रू कार्बन आयंस, एंड कार्बन आयंस वाज स्टेबलाइज्ड बाय विड्रॉइंग ग्रुप्स, बट फ्री रेडिकल्स आर जनरली स्टेबलाइज्ड बाय रिलीजिंग ग्रुप्स, इजंट इट। इसलिए यहां पे उल्टा होगा, स्पीड को देखेंगे तो। एनी डाउट्स, समझ में आता है। पर यहां से कुछ थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक।
प्रोडक्ट कैसे निकालना है शॉर्टकट में, चलो ये तो सारा समझ में आ गया। शॉर्टकट में प्रोडक्ट कैसे निकालना है, सी यानी देखो, अगर हमारे पास ऐसे दे दिया CH3COONA और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की और आपसे प्रोडक्ट पूछा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की और आपसे प्रोडक्ट पूछा, आपको ये पता होना चाहिए करना कैसे है। सिंपल, यहां से तोड़ो, वहां कार्बन आयन बनाते थे, यहां फ्री रेडिकल बनाना है ना भाई। तो यहां CH3 फ्री रेडिकल बना, और याद करो सर ने बोला दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के जप्पी पाके रोते हैं, ठीक। तो ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल बनाना और आपस में जोड़ के प्रोडक्ट क्या बना देना, CH3CH3। बोलो क्लियर? सान्या जी समझ में आई? नहीं आई ना, वो आपका चेहरा बता रहा है। अगर मान लो आपके पास CH3CH2COONA है, ठीक, क्या करेगी बिटिया, इसको तोड़ देना। तोड़ के क्या बनाओगे, CH3CH2 फ्री रेडिकल। ऐसे दो बनाने हैं तो एक और बनाओ, फिर CH2CH3 फ्री रेडिकल। इनको आपस में क्या करना है, जप्फी डलवानी है तो डलवा दो, जप्फी आपस में जोड़ दो, क्या बनाओगे, CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन। बोलो समझ में आया? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के ये वाले पार्ट की डाइमेराइजेशन होनी है, ये दो चीजें आपस में जुड़नी है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाय बाय टाटा। बोलो क्लियर? शॉर्टकट समझ में आया प्रोडक्ट का? कैसे करना है, कल को बोला सोडियम एसीटेट का रिएक्शन बताओ। सोडियम एसीटेट क्या होता है, इज दिस सोडियम एसीटेट? एसिड का मतलब क्या होता है, दो कार्बन, तो ये सोडियम एसीटेट है, और सोडियम एसीटेट का प्रोडक्ट क्या बना, इथेन। क्या बना, इथेन। अगर कल को बोला सोडियम प्रोपियोनेट, बेटा प्रोप यानी 3 कार्बन, सो इज दिस सोडियम प्रोपियोनेट? तो ये सोडियम प्रोपियोनेट है। तो सोडियम प्रोपियोनेट में हम कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, बोलो? सिंपल सा, हमने तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, फ्री रेडिकल बनाए, जोड़ा, और यहां क्या बन गया, ब्यूटेन। तो ऐसे क्या प्रोडक्ट बना सकते हो? कोई मुश्किल? पर कैसे मीथेन बन सकता है? यहां तो डाइमराइजेशन होनी है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से बन सकता था, लेकिन इससे मीथेन की फॉर्मेशन नहीं होगी। बोलो क्लियर? समझ में आता है कि नहीं? अगली कहानी यहां पे सुनना। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस ना केवल एल्कीन बनाने के लिए यूज होता है, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस एल्कीन या एल्काइन बनाने के लिए, एसिटिलीन बनाने के लिए, इथाइलिन बनाने के लिए भी यूज होता है। प्लीज पेन छोड़ के देखना। मेरे पास एक है सक्सिनिक एसिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सक्सिनिक एसिड? देखो बेटा, सक्सिनिक एसिड ऐसा होता है CH2CH2 और दोनों साइड COOH। दिस इज कॉल्ड एज सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। अब मुझे तो इसके सॉल्ट लेने हैं ना बेटा इस रिएक्शन में, तो मैंने लिया सोडियम सक्सिनेट। क्या लिया? सोडियम सक्सिनेट। सी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH2 COO एक ही बात है ना, यहां पे Na और यहां पे Na। नाउ दिस इज सोडियम सक्सिनेट, है ना, सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट। तो ये बना सोडियम सक्सिनेट। बोलो क्लियर? समझ में आया? अब सोडियम सक्सिनेट हमने लिया और इसकी की इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, करंट को पास ऑन करवा दिया इसको सॉल्यूशन में लेके। करना क्या था सान्या जी? क्या करना था? इसको तोड़ देना था हमने, है ना जी। और तोड़ के क्या बनाना था भाई? CH2 फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ऐसे बनना था भाई, दोनों साइड फ्री रेडिकल। दो चीजें हो सकती थी, या तो ये ऐसे ही किसी फ्री रेडिकल, इसको एक सेकेंड,
इसको मैं इधर और इधर बना दूं ना, चलेगा ना। और या तो ऐसा हो सकता था ये ऐसे ही किसी फ्री रेडिकल के साथ, ये ऐसे ही किसी फ्री रेडिकल के साथ जब भी पाता है ना भाई, ये यहां जुड़ता, ये यहां जुड़ता, तो प्रोडक्ट बनता साइक्लोब्यूटेन। क्या बनता? साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया? पर बेटे ये आपस में भी तो जुड़ सकते थे, हैं? बार वालों को क्यों ढूंढना जब आपस में ही काम हो जाए। तो ये आपस में जुड़ करके ऐसे भी तो बना सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड तो था, ये जुड़ के डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं। अब बेटे यहां पे आपको पता है साइक्लोप्रोपेन में एंगल का क्या होता है? स्ट्रेन। क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, पर यहां तो हमारे पास कितना आएगा? 90 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन है, तो लेस स्टेबल बनेगा ना, ये लेस स्टेबल होगा। अगर लेस स्टेबल होगा तो ये माइनर बनेगा, तो मेजर कौन होगा भाई? तो देखो अगर हमने सोडियम सक्सीनेट लिया तो क्या बना? इथीन बन गया। बन गया एल्कीन की नहीं? रिएक्शन तो वही है, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो क्लियर? बात समझ में आती है कि पिछली भी चले जाती है? आ गई? तो इसको हम बोलते हैं सोडियम सक्सीनेट या सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट लेने से हमारे पास मेजर क्या बनता है? इथाइलिन। ठीक। सर वहां ना पोटाशियम सक्सीनेट लिखा था, समझ रहे मेरी बात? कि वहां पोटाशियम सक्सीनेट लिखा था, तो सोडियम सक्सीनेट, पोटाशियम सक्सीनेट, आपको सक्सीनेट चाहिए, सोडियम हो पोटाशियम हो जो मर्जी हो, है ना भाई। तो आपको यह ध्यान रखना, सोडियम पोटाशियम के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ सक्सीनेट शब्द दिमाग में होना चाहिए, सक्सिनिक एसिड ध्यान में होना चाहिए। बोलो क्लियर? ऐसे ही बेटा एक और चीज होती है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। अब ये क्या बला है जी? देखो CH डबल बॉन्ड CH, इधर भी COOH, इधर भी COOH। बेटे इसको हम मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। सर एक ही चीज के दो नाम कैसे हो सकते हैं? हैं, इसी का मैलिक एसिड भी, इसी का फ्यूमेरिक एसिड भी। बेटा सिंपल बात, क्या यहां सिस एंड ट्रांस हो सकता है? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? सिस एंड ट्रांस हो सकता है ना। तो मैलिक एसिड सिस फॉर्म होती है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होती है। मॉलिक्यूल तो सेम है, ठीक। मैलिक एसिड इज सिस एंड फ्यूमेरिक एसिड इज ट्रांस। बोलो समझ में आया? अब इसका भी सॉल्ट लेंगे, सोडियम मैलिएट या सोडियम फ्यूमारेट, ठीक। चाहे सिस में लो चाहे ट्रांस में, उससे फर्क नहीं पड़ने का। तो हमने यहां पे ले लिया CH, हमने लिया CH डबल बॉन्ड CH COONA COONA। ये क्या है? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सोडियम मैलिएट और सोडियम फ्यूमारेट, क्योंकि हमने यहां पे सिस ट्रांस थोड़ी दिखा है, कुछ भी हो सकता है। आप फ्यूमारेट ले लो। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हट जा हट जा। सोडियम मैलिएट, सोडियम फ्यूमारेट के स्पेलिंग गलत हो रहे थे ना, उस चक्कर में पंगा ही पड़ गया था। फ्यूमारेट। अब सोडियम मैलिएट या सोडियम फ्यूमारेट लिया, तो सान्या जी अब क्या करेंगे? हाँ, अभी इसको तोड़ना है। तोड़ दिया तो क्या बनाया बेटा? क्या बनाया? CH डबल बॉन्ड CH, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां, ऐसे ही होगा ना भाई। अब फिर से दो बातें हो सकती हैं। हाँ जी, कौन सी दो बातें? या तो CH डबल बॉन्ड CH ये आपस में जुड़ जाए। अगर ये आपस में जुड़े तो क्या ऐसा बनेगा?
साइक्लोब्यूटाडाइन, है ना जी। और अगर ये ऐसे जुड़ जाए आपस में ही, ये दो अलग अलग ना आपस में बॉन्ड बना ले तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन या इथाइन। बेटे ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं? इज दिस एंटी एरोमेटिक और नॉट? है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, साइक्लिक स्ट्रक्चर, एंटी एरोमेटिक, नॉट स्टेबल एट ऑल। तो काटा पीटी इस साइड तो रिएक्शन जाएगा ही नहीं, एंटी एरोमेटिक तो बनेगा ही नहीं, इसलिए ये तो बनना ही नहीं। बनना ही क्या है? इथाइन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से ना केवल एल्केन बनाया, बल्कि हमने इससे इथीन और इथाइन, ठीक, इथाइलिन और एसिटिलीन ये भी बना लिया। बोलो क्लियर होता है कि नहीं होता है ना? थोड़े बड़े हो जाओ, +2 में आ जाओ, तो तुम्हें एक रूल बताऊंगा, ब्लैंक्स रूल। ब्लैंक्स रूल है ना, थोड़ा बड़े हो जाओ, ठीक, तो ब्लैंक रूल भी करवाएंगे, ठीक। तो बेटे जी समझ में आया कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं? क्लियर हो गया? अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, यानी जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उससे एल्केन बनते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से या तो साइकिल्स बनते हैं, और या फिर सोडियम सक्सीनेट से एल्कीन बनता है, इथीन, ठीक, क्लियर। और ऐसे ही मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड के सॉल्ट से एसिटिलीन। तो बेटा ये हमारे पास कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस थी। तो हमने दो तरह की डीकार्बोक्सिलेशन की, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन एंड कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। इससे हमने एल्केन बनाने की कोशिश की थी। पर बेटे इन दोनों रिएक्शन की एक प्रॉब्लम है, यील्ड इज लो। यील्ड इज लो, ऑब्वियसली यील्ड इज लो यार, ज्यादातर चीज तो क्या क्या निकल गई? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, काफी सारा तो बाहर निकल गया, तो यील्ड कम ही होगी ना यार। सो हियर यील्ड इज लो, सो दे आर नॉट वेरी प्रेफर्ड रिएक्शन फॉर अस। ये कोई प्रेफर्ड रिएक्शन नहीं होते हमारे लिए, ठीक, बना लेते हैं दिल रखने के लिए, क्या नहीं करते हम, तो कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज यील्ड इज क्वाइट लो। एनी डाउट्स? डन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन and Kolb electrolysis we have done. Now one very important reaction, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा आपको +2 में भी नहीं छोड़ेगा, ठीक, और आगे जाके कंपटीशन में तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। आप ये छोड़ भी दोगे यार, फिर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं छोड़ेगा, ठीक, इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा, ठीक। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम करेंगे रिएक्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स reagent, from Grignard's reagent। सबसे पहली बात ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है? सबसे पहली बात ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है? सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसको बोलते हैं RMGX। क्या बोलते हैं? RMGX। वेयर व्हाट इज R? अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, इवन बेंजीन रिंग, व्हाटएवर, कोई भी अल्काइल पार्ट। Mg मैग्नीशियम है, और X क्या है? हैलोजन। इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, कोई भी हैलोजन हो सकता है। फ्लोरीन जनरली लेते नहीं है इसमें, फ्लोरीन से हम वैसे ही थोड़ी दूरी रखते हैं भाई, है ना, फोटो पे हाथ चढ़ा सकता है ना भाई, इसलिए थोड़ा फ्लोरीन से दूरी रखते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फ्लोरीन को छोड़ दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लो, अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले तो इसकी प्रेपरेशन सिखाता हूं मैं आपको। प्रेपरेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी अल्काइल हलाइड ले लेंगे। क्या लेंगे? अल्काइल हलाइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल हलाइड? RX, where X is any halogen and R is alkyl part, है ना। अल्काइल हलाइड ले लिया, और साथ में हमने यहां मैग्नीशियम ले लिया, in the presence of dry ether. Dry ether will be acting as a solvent over here. Beta, Grignard reagent is only formed in ether, reacted in ether, never isolated. Reason अपना +2 में जाएगा इसका,
ऐसा क्यों होता है? ठीक, इस मैग्नीशियम की इन दोनों के बीच में इंसर्शन कर देना, बीच में घुसेड़ देना इसके। समझ में आई बात? तो क्या आ जाएगा? आर एम जी एक्स, ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे बनाते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और माइंड इट बेटा, इस एक रिएक्शन को नोबेल प्राइज मिला है। ये जो सामने लिखा है, इस एक रिएक्शन को नोबेल प्राइज मिला है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला ग्रिग्नार्ड को। द रीजन इज इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। इट इज अ लार्ज 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 सिंथेटिक यूटिलिटी। हर जगह यूज होता है बेटा, हर चैप्टर में आएगा ये। समझ में आई? हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने दर्शन जरूर देगा एक बार। ठीक, अब ध्यान से देखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन हम यहां कर रहे हैं, देखो इसके सारे रिएक्शन तो करवाऊंगा +2 में आपको मैं। ठीक, थोड़े बड़े हो जाओ तो बड़ी वाली चीज सीखोगे ना, अभी थोड़े छोटे नन्हे मुन्ने, तो उसके हिसाब से करवा रहा हूं मैं। ठीक, अब देखो बेटे, इससे पहले कि मैं इसके रिएक्शन करवाऊं तुम्हारे को, इससे पहले कि मैं इसके रिएक्शन तुम्हें करवाऊं, एक छोटी सी बात बता दो मेरे को। Mg और X, Mg इज अ मेटल एंड X इज नॉन मेटल, तो इसके बीच का बॉन्ड कैसा होगा? आयोनिक कोवलेंट। मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑब्वियसली इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, यानी ये बॉन्ड क्या होगा? आयोनिक होगा। एक बात क्लियर? दिस इज कार्बन एंड दिस इज मैग्नीशियम। कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल नहीं है, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड का कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। समझे बात? है ना, इसका कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। तो मोयरा बेटा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग? आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा यहीं से टूटेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्लीवेज हमेशा यहीं से होगी, आर अलग MgX अलग। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो टूटेगा ही कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटे जो यहां हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोला? रिएक्शन ऑफ Grignard's reagent with compounds containing acidic हाइड्रोजन। तो इससे पहले मैं इस रिएक्शन को करवाऊं, मैंने हजारों बार तुम्हें बताया एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। एक बार तुमसे जानना चाहता हूं, टेल मी, एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, द हाइड्रोजन्स विच आर ज्वाइंट टू ऑक्सीजन और दे आर ज्वाइंट टू नाइट्रोजन और दे आर ज्वाइंट टू फ्लोरीन और दे आर ज्वाइंट टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दे आर कंसिडर्ड टू बी एसिडिक हाइड्रोजन्स। क्लियर? हम उन्हीं कंपाउंड्स की यहां पे बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, मैंने कहा कि इसको तो यहीं से तोड़ना है, जो मर्जी हो जाए। अब मान लो इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक बात बताओ, क्या वाटर में हाइड्रोजन एसिडिक है? यस इट इज, बिकॉज इट इज ज्वाइंट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक। तो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन को यहां लिखने का और बाकी पार्ट को यहां लिखने का, बोलो प्रोडक्ट क्या बना? R के साथ क्या जुड़ा? H, तो क्या बना? RH। साथ में क्या बन गया? MgOH(X). क्लियर? मान लो इसका रिएक्शन करवाना चाह रहे हो अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में क्या हाइड्रोजन एसिडिक है? भैया ऑक्सीजन से जुड़ा है यार। ठीक, तो यहां पे H पॉजिटिव, यहां पे OC2H5, isn't it? So the again thing will be RH और यहां पे MgOC2H5X। ठीक,
मान लो इसका रिएक्शन अमोनिया से करवाना चाह रहे हो, क्या अमोनिया में एसिडिक हाइड्रोजन है ना? तो अमोनिया में एसिडिक हाइड्रोजन यहां लगाओ और यहां पे NH2 लगाओ, प्रोडक्ट बताओ RH MgNH2X। तो जिस भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R पोर्शन से जोड़ देना, बाकी को अलग निकाल देना, एल्केन बने कि नहीं बने। इस रिएक्शन को एक छोटा सा प्यारा सा नाम देते हैं ज़ेरेविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। ज़ेरेविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। बेटा यहां पे हमने एक्टिव यानी एसिडिक हाइड्रोजन को डिटरमिन किया ना भाई, इसलिए इसका नाम होता है ज़ेरेविटिनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। जैसे प्यारे बच्चों थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लो, ज़ेरेविटिनॉफ में फंसे मत रहो। मान लो हमें दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या दिया? नो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो चलो मुझे कौन बताए, आप बताओ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बात कर रहे हो यार, मैंने रॉकेट साइंस पूछ ली क्या? मिथाइल मतलब क्या होता है? CH3। और मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। ब्रोमाइड क्या होता है? तो इसको सोचने में 10,000 घंटे। अगर मैं बोलता फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता? पहले बेंजीन रिंग, फिर मैग्नीशियम, फिर X यानी ब्रोमाइड यानी Br। अगर क्लोराइड दिया होता तो Cl लगाते। अब इसकी ब्रेकेज कहां से करनी भाई? हमेशा और हमेशा यहीं से। मान लो इसके साथ बोला वाटर का रिएक्शन करवाओ, तो वाटर से H यहां और OH यहां, बोलो प्रोडक्ट क्या बनता? बोलो प्रोडक्ट क्या बनता? हाँ जी यश, प्रोडक्ट क्या बनता? CH4 और साथ में MgOH Br। कोई पेट में दर्द? मान लो इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाते। एसिटिक एसिड में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है यार, नाम ही एसिड है। तो HOOC so the product form will be methane plus MgCH3COO है ना। मान लो एसिटिलीन के साथ रिएक्शन, क्या एसिटिलीन में एसिडिक हाइड्रोजन है भाई? ऑब्वियसली, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा। तो बेटा उस H को यहां लगाओ, C ट्रिपल बॉन्ड CH यहां लगाओ, और क्या बन जाएगा? CH4। यहां बन जाएगा Mg, यहां C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां क्या लगेगा? Br। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? आ गई। तो सिर्फ हमने +1 में एक ही देखना है कि किस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है, किस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन। हालांकि ऐसा नहीं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट सिर्फ वहीं रिएक्ट करता है जहां एसिडिक हाइड्रोजन, नहीं नहीं नहीं, उसके और रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन +1 में इतना ही है। ठीक, बाकी बड़े हो के आएगा। ये सारे वही है, सारे ज़ेरेविटिनॉफ रिएक्शंस है बेटा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाते, बोलो समझ में आया? पर बड़े बड़े कान करके और बड़ी बड़ी आंखें करके देख लो, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R पोर्शन इज चेंज्ड इनटू एल्केन। बाकी जगह पे कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है, इसके R में सिर्फ H जोड़ना है। मान लो यहां फिनाइल लिखा होता तो बेंजीन बनता, मान लो यहां इथाइल लिखा होता इथेन बनता। समझ रहे मेरी बात? बशर्ते रिएक्शन करने वाली चीज में एसिडिक हाइड्रोजन हो, ऐसे एल्केन बनाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी क्लियर होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और इसको नोबेल प्राइज मिला है। मैं बार बार बोल रहा हूं अगले साल इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, हर जगह आपको करवाऊंगा। तो चलिए एनी हाउ आगे चलते हैं। नाउ द लास्ट थिंग
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। हम कई बार रिडक्शंस के थ्रू भी एल्केन्स बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन हम अगर ऐसे बोल दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन चलेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चलेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये सभी रिडक्शन होती है। तो चलो फिर रिडक्शन से भी बना के देखते हैं। बाय रिडक्शंस एल्केन बनाने हैं, और किससे बनाने हैं? रिडक्शंस के थ्रू बनाने हैं। अब रिडक्शंस में सबसे पहली रिडक्शन जो हमारे पास आएगी पुत्र, मान लो आपने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, RX, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो यार, जो रिड्यूस करता हो, जैसे निकल हाइड्रोजन बताए थे पिछली बार, जैसे जिंक HCl कपल, जैसे सोडियम इथाइल अल्कोहल कपल, एंड वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इज लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ऐसा कोई रिएजेंट हम लगा सकते हैं। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये इसको H देंगे, इसका X निकालेंगे। H का लगना रिडक्शन, X का निकलना रिडक्शन, दोनों रिडक्शन है। तो यहां पे आपका क्या बनेगा? R क्या बनेगा? R के साथ H, और बाकी H जो होगा वो किसका निकल जाएगा? X के साथ। जब 2 H है ना भाई, एक इसके साथ निकला, एक जुड़ गया। क्लियर? जैसे बेटे मेरे को बोला इथाइल ब्रोमाइड था, इथाइल ब्रोमाइड, और इसको आपने प्लेटिनम और हाइड्रोजन में हीटा, तो भाई सिंपल बात, एक H यहां लगा दो और एक HBr के साथ पार्क में बिठा दो, बचेगा क्या? C2H6, और साथ में क्या निकलेगा? HBr विच इज द गैस उड़ी उड़ी। वैसे तो इथेन भी गैस है। बोलो क्लियर? गॉट इट और नॉट? ये रिडक्शन एल्काइल हाइड की, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिडक्शंस करवाना चाहता हूं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, अब थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकले। ठीक, कुछ स्पेसिफिक रिडक्शंस, सिर्फ ज्यादा नहीं, तीन बताऊंगा, और आज के लिए छुट्टी। ठीक, कितना अच्छा हूं मैं, है ना? देखो भाई, सबसे पहले हम करेंगे क्लीमेन सन्स रिडक्शन। क्या? क्लीमेन सन्स रिडक्शन। क्लीमेन सन रिडक्शन ये किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन है, किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन है। देखो बेटे, इसमें हमने ले लिया, मान लो CH3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। देखो बेटे, छोटे छोटे टोटके मैं हमेशा देता रहता हूं आपको। मैंने आपको बोला था जिंक का काम ही एक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालना, ऐसा बोला था कि नहीं? तो अगर तुमने जिंक को HCl के साथ लिया है, तो HCl से क्या निकालेगा बाहर भाई? Cl निकालेगा। तो भैया हमारे पास बनेगा ZnCl2 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन, रिडक्शन का मटेरियल तैयार। और बेटे इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? कौन सा है? ऑक्सीजन। तो जिंक ने इससे क्या निकाला? ऑक्सीजन। तो अगर इससे ऑक्सीजन निकला, बचा क्या? CH3CH, 2 वैलेंसियां खाली और 2 हाइड्रोजन तैयार थे। तो यहां पे एडे क्या बना दिया? एल्केन। सौखा की मुश्किल, आसान है ना? इसी तरह से अगर मान लो, मैंने तुम्हें बार बार बोला, अपने आप बेटे इसके नीचे नेम जरूर लिखने हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? या तो इथानल या एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड शब्द का मतलब 2 कार्बन है ना, एसिड एल्डिहाइड।
ठीक, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। वैसे आयुपेक नेम इसका क्या होता है? इथानल, है ना बेटा। अगर प्रोपानल होगा तो प्रोपेन बनेगा, इथानल होगा तो इथेन बनेगा, ब्यूटानल होगा तो ब्यूटेन बनेगा। कार्बन का नंबर तो सेम ही रहेगा, पर बना क्या? एल्केन। समझ में आया? मान लो हमने कोई कीटोन लिया और कीटोन था मेरे पास एसीटोन। दिस प्रोपानोन इज ऑल्सो नेम्ड एज एसीटोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन। अब इसमें भी आपने क्या डाला? जिंक HCl कपल डाला, डाल दिया जी। डालने के बाद क्या करोगे? करना धरना क्या है? यहां पे Cl बाहर, 2H तैयार, और यहां से O बाहर, 2 वैलेंसिया तैयार। तो H को ठोक दो वैलेंसियों में, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, समझ में आता है? क्लीमनसन रिडक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं? 2+2 वाला काम है, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। देखो बेटा, नेम्ड रिएक्शन जो है ना, वो वैसे ही याद रखने होते जैसे साइंटिस्ट ने करवाए हैं। क्लियर? इसी का एक और भाई रिएक्शन है, ठीक, दैट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बेटा जैसे हमें ये नाम लेने मुश्किल होते हैं ना, किसी फ्रेंच आदमी को बोलो ओजस बोले जरा, है ना, उससे ओजस्वी नहीं बोला जाना है, उसके लिए वो डिफिकल्ट है ना, समझते हैं? किसी फ्रेंच आदमी को याक्षित बोले जरा, बोल पाएगा? मुश्किल है ना। मोयरा बोल के बनाए सुनाया जरा अच्छे से, ठीक। तो खैर एनी हाउ, ऐसे ही वुल्फ किश्नर रिडक्शन, बेटे ये भी किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन है, लेकिन कैसे है? प्लीज सी हियर, CH3CHO एल्डिहाइड कीटोन है। यहां में लेना हाइड्राजीन एंड KOH। क्या लेना है? हाइड्राजीन एंड KOH। हाइड्राजीन एंड KOH। बेटा हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 हाइड्राजीन। बेटा एजीन का मतलब जिसमें नाइट्रोजन हो, 2 नाइट्रोजन हो, एजीन। और हाइड्रा यानी उसमें हाइड्रोजन लगे हुए हों, तो 2 नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगे, वो क्या हो गया? हाइड्राजीन। सौखा। अब बेटा दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल बोलो, दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा होता है? बेटा दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन, N2। क्योंकि क्या दुनिया में कोई और भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें 3 बॉन्ड है और वो होमोएटॉमिक है? कोई भी ऐसा और मॉलिक्यूल नहीं जिसमें 3 बॉन्ड और वो होमोएटॉमिक हो सिवाय नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 बॉन्ड है और होमोएटॉमिक यानी पोलैरिटी भी नहीं है, और बॉन्ड का नंबर भी सबसे ज्यादा है, तो स्टेबल है। दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता। स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करता। और गैसेस जो एटमॉस्फेयर में थी धीरे धीरे रिएक्ट करती चले गई, उनकी क्वांटिटी कम होती चली गई, पर नाइट्रोजन बहुत स्टेबल था, रिएक्ट नहीं किया, इसलिए नाइट्रोजन 79% हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया कि नहीं? तो दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। तो आज के बाद एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने का, जिंदगी में कहीं पे भी 2 नाइट्रोजन देखें और हीट करें तो सबसे पहले N2 निकाल देना। जिंदगी में कभी भी 2 नाइट्रोजन देखें और हीट करें, हीट को ऐसे ट्रायंगल से शो करते हैं, है ना, हीट करें तो पहले क्या निकालेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या? N2। ये तो निकाल बारो, तो एक तो निकला N2, निकल गया जी। दूसरी बात, यहां से निकालो H2O, निकला कि नहीं? अब बचा क्या? देखो जरा ध्यान से, CH3CH और 2H, CH3CH3। बोलो इथेन बना वुल्फ किश्नर रिडक्शन से। क्लियर? अगर मान लो मैंने इसमें भी ये एसिटाल्डिहाइड लिया था, एसीटोन ली होती तो, एसीटोन ली होती तो, बोलो सर तो क्या?
बस वैसे ही करना था जैसे अभी किया। ठीक, क्या करना था, H2O निकाल देना था, N2 निकाल देना था, इस H2 को दो वैलेंसियों से जोड़ देना था, प्रोडक्ट बन जाना था CH3 CH2 CH3, बाहर निकला N2 प्लस निकला वाटर। तो ये वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से भी एल्केन बने। समझ में आया कि पिछली भी चले गई, आ गई समझ में। नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिंदगी में कभी भी HI और रेड फॉस्फोरस देखो ना, क्या HI रेड फॉस्फोरस, आंखें मीच करके प्रोडक्ट बना देना एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। ये एक ऐसी चीज है HI रेड फॉस्फोरस, जहां रिएक्ट करवा दिया, हमने नहीं करवाना, हमें दिया है तो छोड़ना नहीं। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि हमें अभी सीखने में टाइम लगेगा ना, कहां कहां ये रिएक्ट करता है। ठीक, पर अगर तुम्हें कहीं लिख के दे दिया HI रेड फॉस्फोरस, बोलना एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे पुत्र, अगर कल को मैं तुम्हें ऐसे लिख दूं CH3 CHO और यहां लिख दिया HI रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस रेड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ऑब्वियसली हमने सेम नंबर कार्बन वाला एल्केन बना देना है, CH3 CH3। क्लियर? बाकी क्या बनता है बाद में देखेंगे, पर मेनली सेम नंबर ऑफ कार्बन। कल को मान लो मैं लिख दिया CH3Br और मैंने यहां लगा दिया HI रेड फॉस्फोरस, रादर यहां लिख देते हैं ओहो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब लिखा HI रेड फॉस्फोरस, क्या प्रोडक्ट बनाया भाई? CH3 CH2 CH3। बोलो क्लियर होता है? ऐसे ही बच्चे, कल को मेरे को ना गुस्सा ही आ गया, मैं लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, और इसके ऊपर भी दे मारा HI और रेड फॉस्फोरस। बोलो प्रोडक्ट C6H14, एल्केन ही बनना है तो उसका जनरल फार्मूला तो जानते हो, C6H14 दैट इज हेक्सेन। क्या बना? हेक्सेन। कितना सौखा है। तो जहां HI रेड फॉस्फोरस आएगा वहां प्रोडक्ट हमेशा एल्केन आएगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज दे वर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स। इज इट क्लियर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस? देखो HI जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बेटा? HI में ना HI का बॉन्ड बड़ा वीक है, H छुटका सा, O बड़ा सा, तो इसके बीच का बॉन्ड वेरी वीक, वेरी वीक, तो आसानी से टूटा है ना भाई। पहली के बच्चे के साथ BSc के बच्चे की दोस्ती हो सकती क्या? ठीक, तो ऑब्वियसली एक छोटा एक मोटा, बॉन्ड इज नॉट स्टेबल, आसानी से टूटता है, इसलिए HI बहुत आसानी से H देता है, और H देने वाली चीज रिड्यूसिंग एजेंट होती है, इसलिए HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पर इससे निकलता है आयोडीन। क्या निकलता है? और आयोडीन जो होता है ना वो इस पर रिएक्ट कर सकता है कि नहीं, तो उसको खत्म करना है। तो रेड फॉस्फोरस जो होती है ना, इसका फंक्शन क्या होता है? जो आयोडीन बनेगा इस रिएक्शन में उसको खा जाना, ये Pi3 बना देता है। क्या बना देता है? Pi3। बैलेंस वैलेंस कर लेना यार। ठीक, तो जो आयोडीन बनी वो खत्म हो गई, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। HI का HH पार्टिसिपेट करता है, आयोडीन जो निकलती है उसको फॉस्फोरस खा जाता है, जिससे आयोडीन रिएक्ट करने के मूड में नहीं रहती और हमारे पास रिडक्शन हो जाती है। बोलो क्लियर? अगर अकेला HI लिखते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता बेटा, आयोडीन भी अटैक कर सकती थी, इसलिए हमने उसको दूर करने के लिए रेड फॉस्फोरस डाल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन की फॉर्मेशन के सारे मेथड्स क्लियर हैं। पिछले दिन आपको करवाया था वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, साबाटेर सेंडेरेंस रिडक्शन, उसके साथ हालांकि मैंने LCBT लिंडलार्स कैटलिस्ट बर्च रिडक्शन ये बताया था, बट एल्केन बनाने के लिए अपने को चाहिए था साबाटेर सेंडेरेंस रिडक्शन। आज हमने की सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल्ब रिएक्शन, हे क्लीमन सन्स
रिडक्शन, ठीक, वोल्केशनर रिडक्शन, और HI रेड फॉस्फोरस, ज़ेरेविटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन छोटी सी अगली बार डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ठीक। बाकी एल्केन की प्रेपरेशंस हमने खत्म कर दी हैं। अब हम बात करेंगे अगली बार प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। थैंक्स अ लॉट। होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर, and if you did